नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। राहुल गांधी के तेवरों ने पूरी मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। अमित शाह के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी ने जो संग्राम छेड़ा है, उसकी गूंज आने वाले बहुत दिनों तक महसूस की जाएगी। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से इस पर बातचीत की है। चलते हैं सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन केपी मलिक साहब, सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आज आपने जो है वो नेताजी वाली जैकेट पहनी है, मुझे देख के मुलायम सिंह जी की याद आ गई है। उनकी जैकेट कुछ ऐसी रहती थी, तो मुझे लग रहा है आज आप लखनऊ में, मुंबई में नहीं है। आपको वो ये लखनऊ का रंग है जी। नहीं, मैं बाकायदा मुंबई में ही हूँ। वो असल में हाँ, निशिकांत दुबे ने नेहरू जी को बहुत गालियां दी थी, तो मुझे आज नेहरू जैकेट याद आई। तो नहीं निशिकांत गाली नहीं दुबे दी है जो उन्होंने, ना ना ना, नहीं नहीं अय्याश। गाली नहीं दी है। हाँ, अय्याश कहा है और उस पर देखिए, अब आपने यहीं से बहस शुरू कर दी है। उन्होंने नेहरू को अय्याश संसद में कहा है और स्पीकर को कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी अगर इडियट का शब्द प्रयोग करते हैं, जो किसी से संबोधित भी नहीं कर रहे हो, किसी से जोड़ भी नहीं रहे इडियट को, उस पर स्पीकर को और पूरी भाजपा को, पूरी सरकार को आपत्ति हो जाती है। तो आप ये निशिकांत दुबे जी की विद्वत्ता पे सवाल खड़े मत करिए प्लीज। अच्छा बताइए कि नेहरू ने इनका बिगाड़ा क्या? डंडा लेके मोदी जी को सपने में नेहरू नेहरू नजर आते हैं। इन्होंने कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी नहीं है, नेहरू के योगदान को पढ़ा नहीं है। आज ये जो माल बेच रहे हैं, अगर नेहरू बनाते नहीं तो बेच नहीं पाते। ये जितने IIT है, जितने एम्स हैं, जितने बड़े कारखाने हैं, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश को नेहरू ने कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। निशिकांत दुबे को कौन सी किताब पढ़ाई जाए जो इनको समझ में आए कि एयरपोर्ट पे रात में अंधेरे में जब हवाई जहाज उड़ नहीं सकता, घुस के बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, झूठे बयान देना, फिर माफ़ी मांगना, अखिलेश यादव पे बयान दे देना, फिर माफ़ी मांगना, नेहरू जी को अपशब्द कहना। बेचारा बंदर की तरह दौड़ लगा रहा है निशिकांत दुबे, तब भी उसको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। अब दूसरी एक बड़ी सनसनी बात पता चली है मुझे। निशिकांत दुबे जी के एक भाई साहब हैं, मुंबई में रहते हैं, और मुझसे आज कोई कह रहा था कि ईडी के नाम पे बड़ा खेल हो रहा है। मैं बिल्कुल, मेरे पास सबूत नहीं है, निशिकांत जी मुकदमा मत कर देना मुझ पे। लेकिन अमित शाह जी, आपके लिए ये संदेशा है, ये आपके दुलारे निशिकांत दुबे के भाई मुंबई में हैं या नहीं, इसकी पड़ताल करा लीजिए। पिछले दिनों गुजरात के कुछ व्यापारियों के ईडी के नाम पे कुछ खेल हुआ नहीं हुआ, इसकी जांच करा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुंबई के बड़े गंभीर किस्म के लोगों ने मुझे बताया कि भ्राताश्री ईडी के नाम पर कुछ खेल खेल रहे हैं। तो इधर खेल खेला जा रहा है, उधर पार्लियामेंट में नेहरू को अय्याश किया जा रहा है। तो नेहरू को अय्याश कह के मुंबई में ईडी के नाम पर के खेल, ये सब जारी रह सकता है क्या केपी मलिक साहब? देखिए संजय जी, ऐसा है कि मुगल आए, उन्होंने लूटा भारत को, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कल भी सुनाया था किस्सा। लेकिन वो ताजमहल बना गए गलती से। आज भी लोग ताजमहल देखने आते हैं और कुछ आमदनी ही करवाता है ताजमहल हमारी, और दुनिया के लोग भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लोहे के पुल बनवाए, हावड़ा ब्रिज बनाया, दिल्ली में इतना बढ़िया बनाया, हमारी पार्लियामेंट बनाई, हमारे मंत्रालय बनाए। हालांकि मोदी जी ने वो चेंज कर दिए। और उसके बाद नेहरू आए, तो नेहरू ने IIT बनाई, नेहरू ने बांध बनाए, नेहरू ने कुछ सड़कें बनाई, नेहरू ने कुछ इंडस्ट्री बनाई। अब ये इनको दिक्कत ये हो रही है कि अब इनकी विदाई का जो समय आ रहा है, इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने तो बेचा और तोड़ने का काम किया है। लेकिन अगर इनसे पूछे कोई, इन्होंने बनाए, अंधभक्त बनाए इन्होंने। इन्होंने ऐसा करिश्मा दिया है जो आने वाले 100 साल तक लोग याद रखेंगे। संजय जी, आज पे अगर हम गंभीर चर्चा करते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण विषय है आज का, जो हमने पार्लियामेंट में कल और आज देखा है। कल जैसे कि हमने चर्चा की थी, हमने बताया था आपको कि हमारे महामानव प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के प्रांगण में आए और मंगल मिलन समारोह में उन्होंने जो है अपनी उपस्थिति देकर सारे सांसदों को कृतार्थ किया, और जो NDA के दूसरे उनके समर्थक दल हैं उनको भी आशीर्वाद दिया सांसदों को। हमारे एक वेस्टर्न यूपी के बड़े पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने विशेष तौर पर जो है आशीर्वाद लिया। इस तरह की चर्चाएं भी हमारे यहाँ चल रही हैं और बम बम है लोग। दूसरी बात संजय जी ये है
कि हाउस में, जहां एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर चर्चा सदन में चल रही है, बच्चों के मामले को लेके, उनके लाठीचार्ज के मामले को लेके, शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, शिक्षा में पर्चे लीक हो रहे हैं, युवा को सड़कों पे आना पड़ा, उसमें सुधार के लिए गंभीर चर्चा सदन में चल रही है और हमारे जो है महामानव जी गायब है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि महामानव तो समय समय पर गायब होते रहे हैं। चाहे नोटबंदी के मामले पे जब वो गिर गए हो तो गायब हो गए थे बीच में, जब वो प्रकट हुए थे गोवा में, उन्होंने कहा था भाइयों मुझे सिर्फ 50 दिन का समय दे दो। वो 50 दिन क्या, हो तो 50 महीने भी गुजर गए। उसके बाद आपको याद होगा जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, और जब उनके कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई तो गायब हो गए थे। बीच में आपने पिछले सेशन में देखा कि जब मामला गिर गया तो गायब हो गए थे सदन से, और उनको महिलाएं सांसद जो है काट लेंगी, हमारे स्पीकर जी ने कहा था। अब ये तीसरा मौका है जब महामानव गायब है। लेकिन इसमें अनोखी बात क्या है? अनोखी बात यह है कि जो उनके गदाधारी भीम थे, उनकी अनुपस्थिति में संभालने के लिए मामला, तलवार उन्हीं के सिर पर लटक गई है और वो खुद भी गायब है। लीजिए, हमारे जो महामानव के जो गदाधारी भीम है वो भी गायब है, क्योंकि उन्हीं का इस्तीफा राहुल गांधी ने मांग लिया। जी, अब अमित शाह का इस्तीफा राहुल गांधी ने मांग लिया है और बार बार उनका कभी माइक बंद हो जाता है, कभी निशिकांत दुबे खड़े हो जाते हैं, कभी किरण रिजिजू खड़े हो जाते हैं, कभी आपके महामाननीय जो है राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने बताया था कि कोई शहादत नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी खड़े होकर सफाई दे रहे हैं। तो बीच बीच में क्या है कि राहुल गांधी को डिस्टर्ब करो, वो धारा प्रवाह ना बोल सके, बीच बीच में अड़ंगे लगाते हो, पूरी कोशिश की गई। और अंत में ये हुआ कि जब उनका भाषण खत्म हुआ और वो जो चीजें रखना चाह रहे थे वो रख नहीं पाए, तो उन्होंने बाहर मीडिया को बोला और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजों को रखा, क्लियर किया कि हमें स्पष्ट तौर पे अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए इस्तीफा? भाई दो चीजें हैं, या तो आपने आदेश दिया है लाठीचार्ज का, गोली चलाने का, कि लाठी जो कील लगा के मारने का, ये आपने आदेश दिया है। और अगर आप कहते हैं आदेश नहीं दिया है, तो दिल्ली पुलिस ने आपके बिना आदेश के कैसे कर दिया है? तो दोनों परिस्थिति में हमारे जो है गृह मंत्री जी फंस गए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। और आप ये देखिए कि देश भर के युवा दोबारा विचार कर रहे हैं जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई हो रही है। और बिहार जैसे स्टेट में आपने आदेश जारी करने के बाद के किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि युवाओं पे, छात्रों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ऐसे में युवा दोबारा सड़कों पे आएंगे? क्या ऐसे में अमित शाह जी का इस्तीफा होगा? क्या विपक्ष इस पर प्रेशर बनाएगा? बहुत सारे गंभीर सवाल पार्लियामेंट में भी खड़े हो गए और बाहर भी खड़े हो गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है संजय जी, और जवाब देने के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री पे है और ना किसी इनके सांसद पे है। फिर वही कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पात्रा जी ने आज फिर प्रेस को कहा कि देखिए पैतरा बदल दिया है, राहुल गांधी ने बताई, ये पहले कह रहे थे शिक्षा पे करो और हमने इस्तीफा कर दिया धर्मेंद्र प्रधान जी का, और अब बताइए अमित शाह जी का इस्तीफा मांगने लगे। मतलब एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसे कि देखिए पैतरा बदल दिया, जैसे ये लोग पैतरा नहीं बदलते और ये सीधी सादी सच्चाई की राजनीति करते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है संजय जी, विपक्ष बहुत हावी है सरकार पे, और विपक्ष जिस तरह से एग्रेसिव होकर सवाल पूछ रहा है, जिस तरह से दबाव बना हुआ है, जिस तरह से चर्चा शुरू हो गई है कि किसान भी आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, टैक्सी वाले भी E20 पे तैयारी कर रहे हैं, और बीच में महंगाई पे भी कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। इस सुगबुगाहट को देखते हुए, इस सुगबुगाहट को सुनते हुए सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है और प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। और एक बढ़िया बात यह है कि जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाई गोली चलाने का आदेश मंत्री थोड़ी ना देता है, वो तो मजिस्ट्रेट देता है। बहुत मार्के की बात कही है उन्होंने कि मजिस्ट्रेट देता है। तो फिर कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव कैसे दे सकते हैं? वो तो मुख्यमंत्री थे। जब मंत्री नहीं देता तो मुख्यमंत्री कैसे देते हैं? ये तो कहते हैं कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह ने दिया था। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं मंत्री थोड़ी ना देता है आदेश, वो तो मजिस्ट्रेट देता है। और उस समय आदेश किसने दिया?
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तो खुद नृपेंद्र मिश्रा थे, तो या तो उन्होंने दिया या मजिस्ट्रेट ने दिया। ये दोहरी बातें, क्या अब ये खुद अपनी चीजों में फंस रहे हैं? संजय जी, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। जहां इनको देखिए, जहां इनको अपना फायदा दिखता हो वहां श्रेय खुद ले लेते हैं, जहां इनको लगे हम फंस रहे हैं उसको नकार देते हैं। दिल्ली में मजिस्ट्रेट होता ही नहीं है, दिल्ली में फैसला डीसीपी लेता है, उसके बाद एसीपी लेता है। यहाँ मजिस्ट्रेट का कोई लेना देना है नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू गृह मंत्री ही दिल्ली पुलिस का मालिक होता है, वही उसका बॉस होता है। तो यहाँ वो चीज लागू ही नहीं करती, इनको कुछ पता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि श्रेय लेने वाली बात है, आपने तो देखा है ना, प्रधानमंत्री जी हर जगह श्रेय लेते हैं। अगर हाइड्रोजन ट्रेन के 4 डब्बों की ट्रेन को झंडी दिखानी हो तो प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं। पूरे देश में कहीं भी आपको छोटी रेल का उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री जी झंडी दिखाते हैं। और जब अब जिम्मेदारी आ गई है मंदिर चोरी की, लाठीचार्ज की, आंदोलन की, तो मोदी जी कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई धर्मेंद्र प्रधान झेले, अमित शाह झेले, और वहां पे जो है अपने वो चंपत राय जी झेले, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो कमेटी बनाई नहीं थी, इन्होंने तो ट्रस्ट बनाई नहीं थी, इनका तो कोई, इन्हें तो मंदिर में शायद गए भी नहीं थे, इनका भूत चला गया था। वो जो राम की तस्वीर पेश की थी, वो जो बाल राम थे उनका हाथ पकड़ के अंदर ले गए थे, और मोदी जी उनके योगी जी के कंधे पे हाथ रख के जब बात कर रहे थे, वो इनके भूत की फोटो है, ये खुद भी गए थे। तो जहां जहां फायदा हो, जहां जहां आपको हीरो बनना हो, वहां अपनी तस्वीर आगे कर दीजिए। और जहां लगे कि यहाँ आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यहाँ आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, यहाँ आपको जवाबदेही उठानी पड़ेगी, वहां गायब हो जाएंगे आप। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी रणनीति है, इसको हम पिछले 12 साल से देख रहे हैं लगातार। जी मलिक साहब, ये समाजवादी पार्टी के लोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आज पार्लियामेंट के बाहर सारे एमपी तख्ती लगा के चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर हो, ये राम मंदिर का चंदा चोरी ऐसे गले में अटकाए। प्रधानमंत्री जी ने, लोग कहते हैं कि हल्का हल्का छात्र आंदोलन को बढ़ावा दिया था कि चंदा चोरी पीछे चला जाए, ये नहीं पता था कि ये आंदोलन गले में अटक जाएगा। लेकिन चंदा चोरी का मुद्दा क्या चुनाव तक खत्म हो पाएगा? चंपत राय अभी तक चंपत नहीं हुए हैं, वहीं पे हैं। एसआईटी बचाने की कोशिश कर रही है सबको, नृपेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर राम मंदिर के चंदा चोरों को नहीं पकड़ पा रही है लोग, तो किसको पकड़ेंगे? नहीं संजय जी, देखिए राम मंदिर का, इसका राम मंदिर की चोरी का जो मुद्दा है, वो समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। और भारतीय जनता पार्टी को अगर बड़ा डेंट लगेगा तो वही मुद्दा वहां रहेगा। और आप अगर इस गलतफहमी में हैं कि चंपत राय जी अरेस्ट होंगे, चंपत राय जी जेल जाएंगे, तो ये भूल जाएंगे। देखिए एक चीज मैं संजय जी निश्चित रूप से कह सकता हूं, चंपत राय के भाई अभी भी बिजनौर जिले के चांदपुर में रहते हैं, उनकी परचून की दुकान है, तो वहां तो चोरी का माल गया नहीं है। अगर चंपत राय जी ने चोरी करके अपने घर माल दिया नहीं है, शादी उन्होंने की नहीं है, बच्चे उनके हैं नहीं, तो माल कहाँ गया? तो फिर माल तो कहीं और गया ना। या तो माल वो सांसदों को, विधायकों खरीदने में गया है, या वो फिर जो कार्यालय बने उनमें गया है। तो भाई चंपत राय जी अकेले क्यों फंसेंगे? फिर हम तो जाएंगे सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। तो वो वाला जो उनका जुमला है, उससे ये डरे हुए हैं। ये आंच प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचेगी अगर चंपत राय जाते हैं तो। धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री थे, और धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाया कोई ऐसा नहीं गया है कि डांट के प्रधानमंत्री ने डांट लगाई हो और हटा दिया हो, चलिए हटिए आपका कुर्सी खाली, ऐसे नहीं है। उनको पुचकारा गया है कि देखिए अभी आप हट जाइए, और जहां से आप हट रहे हैं उससे बड़ा ही आपको मिलेगा। और संजय जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आने वाले समय में उनको कोई बहुत दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा कितनी है उसका अंदाजा आपको है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बेशर्म लोग हैं। आप ये देखिए कि खाली एक शिक्षा मंत्री के बदलने से क्या बदल गया, क्या मिला छात्रों को, क्या हो गया इसमें? बात छात्रों ने भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती इसमें की है। और आज सुबुगाट हल्की सी ये भी संजय जी चली है कि ये जो 2 लड़के प्रवक्ता उनके थे, और जो है
मंत्री से बात करने गए, नड्डा से बात करने गए, जितेंद्र सिंह से बात करने गए, और इतनी जल्दी क्या हो गई थी कि वहीं तुरंत पत्र ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जो भी पीछे से कान में नड्डा जी बता रहे ये बोलो, उधर से जितेंद्र सिंह कान में बोल रहे ये बोलो, इतनी क्या जल्दी थी? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई हम जो है जंतर मंतर पे जाके, और हमारे जो अध्यक्ष हैं दीप के जी, उनसे बात करके, और दूसरे सहयोगी दल है उनके भी तो थे ना, वहां पे एक लड़की धरना दे रही थी, वो भी आमरण अनशन पे थी, वो भी किसी ऐसा संगठन की है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे और तब फैसला लेंगे। आपको बात ये हुई थी कि मंगलवार को आपको लिखित में दिया जाएगा, अभी तक आपको लिखित में नहीं मिला। तो आनंद फानंद में जिस प्रकार से ये आंदोलन खत्म किया गया है, इनकी विश्वसनीयता भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये भी चर्चाएं चल रही है कि ये क्या मामला हुआ है। छात्र अभी शांत नहीं बैठा है संजय जी, और छात्रों के ऊपर लगातार चुपचाप कार्रवाई कर रही है पुलिस और प्रशासन। आज मेरी बेटी ने बताया, जैसे कि हमारी आपकी चर्चा हुई थी, मेरी बेटी ने ये कहा कि मेरे कई फ्रेंड्स को कॉल आ गए हैं और कई फ्रेंड्स को थाने बुलाया गया है। हमने कहा कैसे? बोला इन्होंने फ्री का वाईफाई यूज कर लिया और वाईफाई से उनका नेटवर्क और उनकी सारी चीजें पता लग गई। तो मैंने कहा तेरा क्या हुआ? बोला मैंने वाईफाई लिया ही नहीं, फ्री का आपने बताया कि फ्री की चीज लेनी नहीं है, तो मैंने अपने मोबाइल का डाटा यूज करा, इसलिए मेरा रिकॉर्ड कहीं आया नहीं। और मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ गई थी उसमें एक लड़का भी था, 3 लड़कियां थी, सबके यहाँ पुलिस के फोन आ गए हैं, और सबका ये किसी को मेल आ गया है, किसी को व्हाट्सएप आ गया है, किसी को फोन आ गया कि आपने ये किया है, आप थाने में तशरीफ ले जाए, किसी को फोन आ गया। तो आप ये देखिए कि ये बैठे नहीं है शांति से, ये उधर भी लगे हुए हैं। और चाहे बिहार हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे आपका हिमाचल हो, चाहे दूसरा प्रदेश कोई भी हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, सब जगह उन लोगों को उठाया जा रहा है। आज कई पत्रकारों के फोन आए उत्तर प्रदेश से, वहां भी पुलिस ढूंढ रहे हैं उनको कि भाई आप धरने में गए थे क्या? बोला हाँ जी गया था। बोला क्यों गए थे? बोला मेरा बेटा था ना वहां, उसके साथ में गया था। बोला अच्छा ठीक है। इस लेवल पे आपकी स्क्रीनिंग पुलिस कर रही है, तो पुलिस लगी हुई है बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि आज एक खबर और आई है, जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए आप समझ लीजिए कि कहां से कहां बात आ रही, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि चर्चा ये है कि वो बंगाल कैडर के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि शायद आशीर्वाद मिल जाए और वो डीजीपी वेस्ट बंगाल बन जाए। उनकी चर्चा है कि वो अगले महीने डीजीपी वेस्ट बंगाल बन सकते हैं। तो यहाँ चारों तरफ खेल चल रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी बड़ी दिक्कत में है। वो कैसे सदन में जाएं, कैसे उनको लोग बचाएं, क्योंकि बचाने वाले भी पस्त हो चुके हैं। बचाने वालों मैंने देखा जिस प्रकार से बांसुरी जी ने जो है अपनी बांसुरी बजाई, उसमें से तान निकली नहीं सही वाली। अनुराग ठाकुर कुछ बोल नहीं पाया। अनुराग ठाकुर जो है वो खाली अखिलेश जी का चिट्ठा लेकर बैठ गए, मुलायम सिंह जी का लेकर बैठ गए। उन्होंने मुलायम सिंह जी का बताया, और आज कई समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उनके बक्कल उतार दिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने जो जो किया वो आप भूल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जिस सेना की आप बात कर रहे हैं और जिस मुलायम सिंह की आप बात कर रहे हैं, उसी ने सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। उनके जो सब उनके परिवार को नहीं मिलते थे, रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह ने ये तय किया था कि जो भी सेना का जवान शहीद होगा, ताबूत में उसका शव उसके घर तक पहुंचेगा। तो कैसे सेना के लोग भूल जाएंगे मुलायम सिंह को? तो आप उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आप में काबिलियत नहीं है, इसीलिए मोदी जी ने मंत्रालय से हटाया है आपको। तो जो खुद ही मंत्रालय से हट गए हो, वो गृह मंत्री को कैसे बचाएंगे संजय जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और राहुल गांधी के हमले थोड़े मोड़े नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रधान है ये तो आरएसएस का चेहरा थे। हर जो वीसी बैठ रहा है, वीसी की नियुक्ति हो रही है, वो आरएसएस का आदमी है। ये बात तो ठीक है। छांट छांट के गवर्नर ऐसे आदमी की नियुक्ति कर रहे हैं, या तो भ्रष्ट हो या संघ का आदमी हो। संघ के आदमी भी ऐसा नहीं है कि बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहे, बड़ा माल हो गया है। पहले भैया जी सीधे साधे हुआ करते थे। आजकल तो हमारे यूपी के लखनऊ के एक साय साहब है, असहाय कर रहे बहुत। वो एक भैया जी के जरिए करोड़ों अरबों रुपए कमा गए। तो ये भैया जी जो लोग हैं आजकल संघ के, ये भी माल कमाने और कमाने में जुट गए हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से संघ पर हमला बोल रहे हैं, आज उनके बहुत सारे
शब्द काट दिए गए हाउस से, मतलब संसदीय उसकी परंपरा में नहीं है ये सब, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनके शब्द कटवा दिए, रिकॉर्डिंग में नहीं आए उनके। ये इस तरह अगर आप उनके नहीं लोगे, शब्द लोगे, उनके बात काट दोगे, उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बोलूंगा, तो कौन पार्लियामेंट के दस्तावेज पढ़ने जाएगा? राहुल गांधी ने तो बता दिया कि आज खेल क्या है, कि वो सरकार डर रही है। ओम बिरला इतनी बार टोकते हैं, बीजेपी के किसी नेता को टोकने की हिम्मत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को टोकते हैं। राहुल गांधी का कद तो खुद बढ़ा रही है सरकार, मुझे लगता है। संजय, देखिए जिस तरह से एग्रेसिव है राहुल गांधी, मैं खाली राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष भी जिस तरह से एग्रेसिव है, आप चाहे अखिलेश यादव की स्पीच देखिए, उनके दूसरे सांसदों की स्पीच देखिए, आप प्रियंका गांधी की स्पीच देखिए, आप गोगोई की स्पीच देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के देखिए, कितनी एग्रेसिव स्पीच होती है। पहली बात तो यह है कि इस स्पीच का एक कारण भी होता है, क्योंकि विपक्ष के पास सवाल पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं विपक्ष में। मैंने कल भी कहा था आपको कि सवाल भाजपा भी पूछती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और हम पत्रकारों को बड़े अच्छे लगते हैं विपक्ष के सवाल, क्योंकि वो खुल के सवाल पूछते हैं। सरकार में सवाल नहीं पूछ सकते, सरकार में आपको जवाब देने पड़ते हैं, सरकार में आपके ऊपर तमाम आरोप होते हैं। तो आज उसी प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि वाजिब है सवाल। जो आज सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी संसद के पटल पे पूछ रहे हैं, वो सवाल ये है कि भाई आप स्पष्ट कीजिए अमित शाह जी कि आप किधर हैं। भाई या तो आप कह दीजिए कि मैंने आदेश दिया है, मैं अपना माफी चाहता हूं, मेरे से गलत आदेश दिया गया, मैं देश के युवाओं से माफी चाहता हूं और उनके बच्चों के पेरेंट्स से माफी चाहता हूं, देश से माफी चाहता हूं, मेरे से गलत आदेश दिया गया। और अगर आप कहते हैं कि मैंने आदेश नहीं दिया, तो अगर आपने आदेश नहीं दिया और दिल्ली पुलिस आपके बिना आदेश के कार्य कर रही है, तो इसका मतलब आप पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, तो आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, तो आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो आप तो दोनों परिस्थिति में इस्तीफे पे खड़े हैं। तो ये जो सवाल है जबरदस्त राहुल गांधी का, इससे भाजपा घबराई हुई है, सरकार घबराई हुई है। तो राहुल गांधी कंटिन्यू ना बोल पाए, उनका तारतम्य ना बना रहे, उस तारतम्य को तोड़ने के लिए बीच बीच में सरकार के क्रांतिकारी सांसद खड़े हो जाते हैं और उनको डिस्टर्ब किया जाता है। और रही सही कसर जो है वो स्पीकर साहब पूरी कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब निशिकांत जी बता रहे हैं नेहरू की जो है वो नेहरू की चीजें बता रहे हैं, नेहरू का महिमा गान कर रहे हैं, तब स्पीकर जी मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही इधर राहुल गांधी कुछ बोलने की बात करते हैं, तो फिर वो अमर्यादी संस्था शब्द, अमर्यादा सभी को शब्दों की मर्यादा रखिए, आसंदी का ख्याल रखिए, वो तमाम ज्ञान उनको देने लगते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सदन के बाहर आके भी पत्रकारों से कहा और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप देखिए ना, हाउस आज इतनी जल्दी एडजन क्यों कर दिया? उसमें क्या दिक्कत थी? कल आप रात तक चला रहे हैं 11 बजे तक, आज आपने 3 बजे ही एडजन कर दिया। क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? अब वो रात भर तैयारी करेंगे। मोदी जी जो मन की बात में जो लिखते हैं या लिखवाते हैं, तो वो टेलीप्रोम्प्टर तैयार किया जा रहा है, और उस पे जो है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो टेलीप्रोम्प्टर लगा नहीं पाते, वो कागज पे लिख के लाते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि भैया कैसे इतनी लंबी स्पीच दी जाए, क्या दिया जाए, कहीं गलती ना हो और राहुल गांधी और दूसरे विपक्ष के लोग मेरी हूटिंग ना कर दे, ऐसी कुछ तैयारी कीजिए। आज भी उनको रात भर नींद आने वाली नहीं है, तो तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अगर कल आते हैं और उनको कुछ बोलना है तो परिस्थितियां बहुत विकट हैं संजय जी, सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी और गृह मंत्री के लिए भी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात यही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, और आपने अगर पार्लियामेंट के भाषण सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये सरकार कितनी डरी है, कितनी भयभीत है। इन नौजवानों ने पूरा सीन ही बदल दिया देश की राजनीति का। आपका क्या सोचना है? क्या मानते हैं आप मेरी बात को? कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।